कंपनी में जाके अपना लैपटॉप देखता है। तो आगे के जो भी कंसेप्ट है ना उसको बताने के लिए मैं क्या करूँगा, आप लोगों का इक्लिप्स का सहारा लूँगा, है ना। तो यहाँ से जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बने हुए हैं सारा चीज़ यहाँ से अब मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब जो बनाऊँगा प्रोजेक्ट, जो भी काम करूँगा वो सब आपको डायरेक्टली बस शेयर कर दूँगा, राइट। तो यहाँ से अब ये सारा चीज़ मैंने, सर बूस्ट ट्रैक को क्यों डिलीट करा? हाँ जी, बूस्ट ट्रैक को कौन सा हमारा रिश्तेदार है बूटी स्ट्रैप इसको भी डिलीट करेंगे। ठीक है, वो प्रोजेक्ट में डाल दिया है। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था एक, देखिए प्रोजेक्ट बैच 530 है ना, और यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम वगैरह भी बनाया था आप लोगों के लिए, है ना। तो बल्कि अब इसी पे ही थोड़ा काम आगे बढ़ेगा। यहाँ पे न्यू करके एक क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देते हैं दिस डेमो, और क्लास का नाम ले लेते हैं डेमो। तो डेमो नाम की क्लास हमने बना दी और उसके लिए एक फोल्डर बना दिया, राइट। और यहाँ से अब आपको दिस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दिस के बारे में शायद आप सब लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, उसके माध्यम से आप समझ जाओगे। अगर मान लीजिए कि मैं कोई एक ऐसे एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाता हूँ और एक कोई मेथड बनाता हूँ, और इस मेथड के अंदर इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेता हूँ। डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, डी डॉट शो करके प्रिंट कर लेता हूँ। तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, क्योंकि हमारा इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। सिंपल सी कहानी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं जिस नाम से इंस्टेंस वेरिएबल है उसी नाम से एक लोकल वेरिएबल भी अलग से बना लेता हूँ और उसमें कुछ अलग वैल्यू डाल देता हूँ और फिर उसके बाद इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आपको क्या लग रहा है? सर मैं बताऊँ, हाँ बताइए। 20 आएगा सर। 2020 दोनों में। 2020 आएगा सर। 2020 आएगा, मतलब लोकल वेरिएबल आएगा, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं आएगा। जी सर। क्यों नहीं आएगा? सर डेटा शेडोइंग हो जाएगी यहाँ, हम्म डेटा शेडोइंग हो जाएगी सर। हम्म और सर डेटा शेडोइंग के केस में अरे लोकल वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता है, ये लोकल पर डेटा शेडोइंग हो जाएगी। डेटा शेडोइंग का क्या मतलब हुआ? क्या डेटा शेडोइंग क्या होती है? सर मतलब ये हो जाता है कि लोकल वेरिएबल की शैडो उसके ऊपर पड़ जाती है एक तरीके से इंस्टेंस के। अब जैसे कोई घर में है तो पहले घर वाले को देखेंगे, बाद में बाहर वाले को देखेंगे ना सर, बात ये हो जाती है। तो डेटा शेडोइंग किसे बोलते हैं? व्हाट इज डेटा शेडोइंग? सर डेटा शेडोइंग इसी को समझा दो ना, कि जब किसी प्रोग्राम में हाँ लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है। ये लोकल वेरिएबल जी है, ये तो लोकल है ना, जी सर। और ये इंस्टेंस वेरिएबल है। जब इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के नाम सेम हो जाते हैं तो जो लोकल वेरिएबल का शैडो है वो इंस्टेंस के ऊपर पड़ जाता है।
मतलब लोकल की परछाई इंस्टेंस से पड़ जाती है जिससे इंस्टेंस अपनी वैल्यू भूल जाता है और प्रेफरेंस मिल जाता है लोकल को, इसलिए लोकल वाला दिख जाता है, 2020 दिखेगा, इंस्टेंस नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये आप ज़रूर ध्यान रखो कि कभी भी प्रोग्राम में लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल सेम ना रखा करो। लोकल वेरिएबल इसे ही नहीं बोलते हैं, लोकल वेरिएबल ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप किसी मेथड के पैरामीटर में भेजे हो और यहाँ से वैल्यू भेज रहे हो 20, तो ये यहाँ पे भी लोकल वेरिएबल ही होता है। तो लोकल यहाँ पे भी है, लोकल यहाँ पे भी है, तो अभी भी आउटपुट 20 ही आएगा। समझे? जी सर। तो लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो अगर प्रोग्राम में सेम हो जाते हैं तो ये डेटा शैडोइंग का केस बन जाता है, और इस केस में प्रेफरेंस हमेशा लोकल वेरिएबल को चला जाता है। इंस्टेंस अपनी वैल्यू भूल जाता है, इंस्टेंस का डेटा दिखता ही नहीं है हमें, लोकल का ही डेटा दिखता है। इंस्टेंस वेरिएबल का जो डेटा होता है वो हमें नहीं दिखता है, लोकल का ही डेटा हमें दिखता है। तो डेटा शैडोइंग कोई एक सलूशन नहीं है, कोई एक प्रॉब्लम है जिसको एक और माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और स्टूडेंट क्लास में हमने कोई वेरिएबल बनाया जैसे स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और इंट एज, ऐसे करके मान लीजिए वेरिएबल बनाया हमने, और स्टूडेंट क्लास का बना दिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज, और यहाँ पे हमने लिख दिया नेम इक्वल टू नेम, एज इज इक्वल्स टू एज, और फिर हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट का नाम दे दिया, उसकी एज दे दी, देन स्टूडेंट पे हमने एक मेथड कॉल कर दिया शो, है ना, और यहाँ से मेथड बना दिया क्लिक करके, ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम प्रिंट कर लिया और एज प्रिंट कर लिया, ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आउटपुट, बोलो। नल और जीरो। नल और ज़ीरो, आउटपुट नल और ज़ीरो मिलेगा, आउटपुट नल और ज़ीरो मिलेगा। सही बात है, क्यों नल और ज़ीरो मिलेगा? हमने तो राम 24 वैल्यू यहाँ डाला था, तो राम यहाँ चला गया, 24 यहाँ चला गया। जी। देव बताओ, देव बताओ ये नल और ज़ीरो क्यों आया, देव बताओ। क्योंकि वो सेम है ना, इसलिए उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, सेम नहीं रख सकते। अच्छा, ये इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल सेम हो गया, ये कह रहे हो? तो ठीक है, हाँ सर। तो मैंने यहाँ पे लिखा ना नेम इज इक्वल टू नेम, मतलब ये वाला लोकल वाला नेम इंस्टेंस वाले नेम में डाल दिया, लोकल वाला एज इंस्टेंस वाले एज में डाल दिया। डाल तो दिया ना यहाँ पे, तो फिर क्या दिक्कत है? रवि, क्या दिक्कत है फिर? डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो आ ही रही है,
बट क्वेश्चन ये है कि जब हमने यहाँ नेम इक्वल टू नेम और एज इक्वल टू एज लिखा है तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों आ सर रही रवि है? रवि वो हो गया, लेफ्ट हो गया है। अच्छा, मे बी आवाज़ नहीं आ रही हो तो बताओ, तुम बताओ दीपक, ये नल और ज़ीरो क्यों आया? सर ये कंफ्यूज हो गया कि किसके नेम को किसके नेम में डालना है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई यहाँ नेम कि इक्वल कौन टू से। नेम, हाँ ये नेम मतलब कौन से नेम को कौन से नेम में डालना है। मुझे लग रहा है कि मेरा ये वाला नेम है और ये लोकल जी नेम है, तो हमें लग रहा है जी कि हम लोकल वाले नेम को इंस्टेंस में डाल रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि अपने नेम को अपने नेम में ही रख ले रहा है, वो ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहा है डेटा। और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको मेमोरी ऑब्जेक्ट में मिली है, और शो मेथड जो यहाँ से चल रहा है वो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। जी, अगर इसके अंदर प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट ही के अगर डाल देंगे, एसओपी के अंदर इसके अंदर ही डाल देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। सही कह रहे हो आप, है ना। लेकिन मान लो कि मुझे इसके अंदर नहीं डालना है और मैं ये डेटा प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, है ना क्वेश्चन। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये भी डेटा सेडोइंग का प्रॉब्लम है, ये भी डेटा सेडोइंग का प्रॉब्लम है जो आपके सामने दिख रहा था। ये दोनों के दोनों डेटा सेडोइंग के ही प्रॉब्लम है। डेटा सेडोइंग के प्रॉब्लम्स समझ में आ गए आपको। तो डेटा सेडोइंग का मतलब जब किसी प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल के नेम सेम हो जाते हैं, लोकल वेरिएबल का शैडो यानी कि लोकल वेरिएबल की एक परछाई इंस्टेंस के ऊपर पड़ जाती है, जिससे इंस्टेंस अपनी वैल्यू भूल जाता है और प्रेफरेंस मिलता है लोकल को। ठीक है, प्रेफरेंस लोकल को मिल जाता है। तो भाई इस तरह से ये कंसेप्ट कहलाता है हमारा डेटा शैडोइंग। और जब भी डेटा शैडोइंग होती है तो उस केस में लोकल प्रेफरेंस मिलता है। और अगर हमें चाहिए इंस्टेंस वाली वैल्यू तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो इंस्टेंस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसको कैसे प्रिंट करेंगे। सोचते हैं, ज़रा दिमाग लगाते हैं कि अगर मैं इस केस में ये चाहता हूँ कि इंस्टेंस वैल्यू प्रिंट होके आ जाए, यानी कि 10 प्रिंट होके आ जाए, तो ये कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। इस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दोबारा नाम demo1 रख देता हूँ। ठीक है, ताकि मतलब सारे प्रोग्राम अलग अलग रहें तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा समझिएगा आप लोग। देखिए, ये है इंस्टेंस वेरिएबल, और किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिलती है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि इसके अंदर। आपको पता ही होगा किसी क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी इसी क्लास के ऑब्जेक्ट में मिलती है। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी कहाँ पाएगा, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो जाहिर सी बात है इसको कैसे हम कॉल कर पाएंगे, या तो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से या तो उसके रेफरेंस से। तो अगर कहीं पे भी आप अगर लिखिए d.x, तो लोकल वाला डेटा नहीं प्रिंट होके आएगा, इंस्टेंस वाला ही आएगा। देखो आया कि नहीं आया d.x लिखने से। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे d.x यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पे भी d.x लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्वेश्चन है कि क्यों नहीं लिख सकता। यहाँ एरर आ रहा है, देखो यहाँ एरर आ रहा है। तो बताओ भाई निशांत, क्यों नहीं d.x लिख सकता मैं यहाँ पे? क्या लग रहा है? देव बताओ, देव। सर उसको हाँ बताओ, बोलो।
बोलो भाई निशांत। सर उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा उसको। नहीं नहीं नहीं, ये बताओ कि ये डी डॉट एक्स क्यों नहीं कॉल हो पा रहा है यहाँ पे? नीचे तो चल जा रहा सर था। वो डी हाँ, सर तो डी लोकल वेरिएबल हो गया वहाँ का। बिल्कुल सही बात है, लोकल वेरिएबल हो गया तो उसको यहाँ तो ले नहीं सकते हैं, यही एरर है यहाँ पे। तो फिर क्या करा जाए कि जिसके थ्रू, जिससे हाँ जिससे हमारा ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, यानी कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट किसी तरह से इस मेथड में पहुंच जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या कर सकते हैं बताओ, कोई दिमाग लगा सकते हैं इसमें? कोई ऐसा तरीका? सर दिस कीवर्ड से हो जाएगा। नहीं, दिस कीवर्ड मान लो हम नहीं जानते हैं क्या होता है, हमें यहाँ दिमाग लगाना है, हमें ये सोचना है कि हम इस डी वेरिएबल को किस तरह से ऐसा करें कि यहाँ पहुँच जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कोई तरीका बताइए, कोई बताए। हाँ मैं बताऊं? हाँ सर बताइए। उसके मेथड में पास कर दे तो। मेथड के अंदर पास कर दे तो हो ही जाएगा। यहाँ पे लिख दें कॉमा demo1 d1 और यहाँ से कॉमा करके लिख दें d, यानी कि इस d को हमने पास कर दिया इस मेथड में और d का टाइप है demo1, तो demo1 टाइप के d1 वेरिएबल में रिसीव कर लिया और यहाँ से लिख दिया हमने d1 डॉट एक्स। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इंस्टेंस वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट इस रेफरेंस को यहाँ पास करा, स्टेप सेकंड इसको यहाँ रिसीव करा और स्टेप थर्ड इसे यूज कर लिया। बताओ, जिसको नहीं समझ में आया 1 बार 2 बार 3 बार पूछे, 4 बार पूछे, बोलिए जी। देव समझ में आ गया? देव हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। रवि आ रहा है समझ में? जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली सही है कि अगर आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल आपको अपने मेथड में यूज करना है तो आप उस मेथड के आर्गुमेंट में पास कर रहे हो, फिर होल्ड कर रहे हो एंड देन यूज कर रहे हो, तो क्या ये सही है? हैं? ये कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल चीज़ है? कॉम्प्लेक्सिटी है सर। कॉम्प्लेक्सिटी है ये। कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी है, बिल्कुल सही बात है कि आपको अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर अपने ही मेथड में यूज करना हो तो आप एज ए आर्गूमेंट यहाँ भेजोगे, फिर ऊपर रिसीव करोगे, फिर यूज करोगे। अच्छा, इसके अलावा कोई तरीका और कोई बता सकता है? दीपक बता सकते हो इसके अलावा तरीका? दिस ना, इसके अलावा एक तरीका मैं और आप लोगों को बता देता हूँ कि आप एक काम कर सकते हो, इस डेमो को ग्लोबल कर दो, ऐसे demo2 वेरिएबल, ठीक है, 2 या डी वेरिएबल रहने दो, हमारी मर्जी आपकी, डी वेरिएबल ऐसे ग्लोबल कर दो और यहाँ लिख दो डी डॉट ऐसे। लेकिन अब ये चलेगा नहीं, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तो इसके आगे स्टैटिक लिख देता हूँ। तो देखो मैंने करा क्या, इस डी को ग्लोबल बना दिया, इस डी को ग्लोबल बना दिया और डी इक्वल टू न्यू करके लिख दिया। तो अब ये भेजने की ज़रूरत नहीं है जो हमने भेजा था यहाँ, इसे कमेंट कर देता हूँ मैं, यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ होल्ड करने की ज़रूरत है। यहाँ से इसे हटा दीजिए, ये लीजिए, और इसको भी कमेंट कर दीजिए, जो d1 डॉट एक्स लिखा है उसके जगह पे आप बस लिख दीजिए d डॉट एक्स। तो एक तरीका ये भी है, मतलब 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि मेथड में पास करो, फिर ऊपर होल्ड करो, देन यूज करो। एक तरीका है कि इसको यहाँ ग्लोबल बना लो और इसको यहीं यूज कर लो, मेथड में पास करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ?
अरे होता नहीं है कि मैंने आपको 2 स्टेप में बताया था ऑब्जेक्ट बनता है। अब इसे स्टैटिक इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल बन जा रहा था, जो स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल हो नहीं पा रहा था, इसलिए स्टैटिक बना दिया। बट समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। आया सर, समझ में। तो ये 2 तरीके हैं मतलब, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो ये स्टैटिक बना के नहीं है, वही वाला है कि आप मेथड के आर्गुमेंट में पास करो और फिर यूज करो। तो डेटा शैडोइंग के केस में अगर डेटा शैडोइंग कभी भी प्रोग्राम में हो रही है और आपको इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मेथड के आर्गुमेंट में आपको अपना मेथड, अपना रेफरेंस पास कराना है, फर्दर होल्ड कराना है, देन यूज करना है। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है और इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाहते हो। अच्छा चलो मान लो वो कॉम्प्लेक्सिटी आपने कर दिया, यहाँ पे कैसे करोगे, ज़रा यहाँ करके दिखाओ। यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे इस रेफरेंस को कंस्ट्रक्टर में पास करोगे, लेगा ही नहीं। यहाँ पे इस रेफरेंस को कंस्ट्रक्टर में पास करोगे, लेगा ही नहीं। वहाँ पे तो कर दिया आपने। इस एस को यहाँ पास कर दो, आप देखो, पास करके देखो यहाँ पे, है ना, और यहाँ होल्ड करके देखो, ये नहीं लेगा। आप करके देख लेना, मैंने देखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, मतलब डेटा शैडोइंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड दिया गया जिसका नाम है दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। अब कैसे होगा आपको दिखाता हूँ। राइट, ये देखिए, ये मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ से जितना भी हौच पौच हो रखा है ये सब हटा देता हूँ, सारा चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, सब कुछ हटा देता हूँ। बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा है, ये सब जो लिखा हुआ भी हटा देता हूँ, बहुत ही सिंपल बना देता हूँ। ठीक है, किसी ने म्यूट नहीं किया है? ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया है ना। और बल्कि मैं इस बार ऐसे न करके लोकल वेरिएबल ऐसे बना देता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल्स टू 20। ये लीजिए, ये बना दिया। सॉरी, इसी के अंदर बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा मेथड, और ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया और डी डॉट शो मेथड यहाँ से हमने कॉल कर लिया। ठीक है, तो अभी जो प्रेफरेंस मिलेगा लोकल वाले को मिलेगा, और अगर इंस्टेंस वाला प्रिंट करना है तो बस एक लाइन यहाँ पे लिखना है दिस डॉट एक्स, और आपका काम हो जाएगा। इवन इस केस में भी बस दिस लिख देना है। ये वाला जो स्टूडेंट वाला एग्जांपल था, इस केस में बस यहाँ पे लिख देना है दिस डॉट नेम, और यहाँ लिख देना है दिस डॉट एज। ठीक है, और इसी प्रोग्राम का आउटपुट अब परफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए, ठीक। तो आप बोलेंगे कि सर ये दिस ने किया क्या और इससे हुआ क्या और ये दिस है क्या? तो देखो, इसको समझना बहुत आसान हो गया आपके लिए, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान हो गया। आप सोचो कि दिस कोई जादू नहीं है, दिस कोई जादू टोना नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। आप सोचिए कि पहले आप क्या करते थे। अगर आपको अपनी क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट कराना होता था तो आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस मेथड में पहुंचाते थे। इस बार नहीं पहुंचा रहे हो और आपका काम हो जा रहा है, यानी कि जो रेफरेंस से हो रहा था वही दिस से हो रहा है। तो इसका मतलब दिस इज अ रेफरेंस, और क्या, दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है, और कुछ थोड़ी ना है। दिस एक वेरिएबल है यार, रेफरेंस वेरिएबल है, इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है, अपने आप बना के दे दिया गया है। जहाँ जहाँ आपको यूज करना है दिस यूज करो। जावा ने कहा कि भाई जैसे आप सपोज करो कि कोई वेरिएबल बनाते हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी बनती है,
उस रेफरेंस आईडी को आप प्रिंट करते हो, जैसे मैं डी को प्रिंट करता हूँ, आईडी प्रिंट होती है, ठीक है, और यही रेफरेंस आईडी उठा के एक वेरिएबल में डाल दी जाती है जिसका नाम होता है दिस, बस और क्या। तो दिस मीन्स व्हाट, आप व्हाट न जान के दिस को प्रिंट कर लो ना, अपने आप पता चल जाएगा, और डी को भी प्रिंट कर लो। तो दिस की रेफरेंस आईडी और डी की रेफरेंस आईडी एकदम डिट्टो सेम है। तो दिस के बारे में कहा जाता है, दिस एक कीवर्ड है, साथ साथ में एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को संभाल के रखता है। आपने कहा ये क्यों बनाया गया, जरूरत क्या थी? जब हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल ऑलरेडी होता है तो दिस नाम का रेफरेंस वेरिएबल क्यों बनाया गया, दिस कीवर्ड क्यों बनाया गया रेफरेंस वेरिएबल को होल्ड करने के लिए? भाई जैसे देखो, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो ऑब्जेक्ट जहाँ बनता है उसका स्कोप वहीं तक होता है। जैसे ये डी बना तो डी का स्कोप विद इन द मेथड है, लोकल हो गया। क्या इस डी को आप किसी कंस्ट्रक्टर में यूज कर सकते हो? क्या किसी मेथड में यूज कर सकते हो? नहीं। अगर यूज करना चाहते हो तो आपको पास कराना पड़ेगा, जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में किया। तो जावा ने देखा कि भाई ऐसा कई सिचुएशंस हो सकते हैं डेवलपर की कि जहाँ पे उसको अपने ऑब्जेक्ट की यूज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कोई मेथड हो गया, कोई कंस्ट्रक्टर हो गया, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हर मेथड और कंस्ट्रक्टर में अपने आप पहुँचा दिया जाएगा। किस फॉर्म में? दिस के फॉर्म में। तो ऐसा कहा जाता है कि दिस जो वेरिएबल है वो हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में होता ही होता है। यानी कि दिस इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल विच इज इम्प्लिसिटली अवेलेबल इन एवरी नॉन स्टैटिक मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में दिस होता ही होता है। तो दिस के बारे में यही कहा जाता है कि ये इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को संभाल के रखता है। दिस इज इम्प्लिसिट पॉइंटर, जो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ये भी बोल सकते हो। ये इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को संभाल के रखता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इम्प्लिसिट पॉइंटर भी है जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। और ये इम्प्लिसिटली हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में होता ही होता है, यूज करो ना करो, है ना। आपने कहा कैसे होता है और इसका क्या फ़ायदा है? अरे यार, दिस का फ़ायदा आप नहीं देख रहे हो। एक फ़ायदा अभी यहाँ दिख रहा है कि ये किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए यूज होता है। दिस डॉट एक्स का मतलब अपने नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल किया है आपने। देखो, आपने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू दिस डॉट नेम, मतलब राम नेम में गया और नेम को दिस डॉट नेम में भेज दिया। तो दिस डॉट नेम का मतलब व्हाट? ये दिस डॉट नेम मतलब इस वाले नेम की बात हो रही है, इंस्टेंस वाले की बात हो रही है। तो और ये जो नेम है ये कौन सा है? ये लोकल वाला नेम है। तो लोकल वाला नेम कहाँ चला जाए? दिस डॉट नेम में, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल में। तो यानी कि दिस का एक फायदा है कि ये इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है, कॉल करता है। जब ये दिस हम यूज नहीं कर रहे थे तो हमें अपना ऑब्जेक्ट बना के अपनी रेफरेंस आईडी को किसी तरह से वहां पहुंचाना पड़ रहा था। ये जो काम हम कर रहे थे ना, ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस आईडी को पहुंचाने का काम, ये काम हमें नहीं करना है, क्योंकि यही काम इंटरनली जेवीएम करता है। कैसे करता है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनते ही क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। हर कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी ये रेफरेंस उठा के, यानी कि ये वाला जो रेफरेंस वेरिएबल है ये उठा के भेज दिया जाता है हर कंस्ट्रक्टर में। हर कंस्ट्रक्टर में ये रेफरेंस ऐसे आज आर्गुमेंट जाता है, आपको दिखता नहीं है। और हर नॉन स्टैटिक मेथड में यही रेफरेंस रेफरेंस जाता है, आपको दिखता नहीं है, जो मैंने लास्ट टाइम पे किया अभी। तो जब भी आप किसी कंस्ट्रक्टर और मेथड को कॉल करते हो ना, तो हर कंस्ट्रक्टर और मेथड में ये दिस जो रेफरेंस है वो पास करा दिया जाता है। और यहाँ पे आप सोच रहे होगे यहाँ पे आपने भेजा नहीं, लेकिन ये इम्प्लिसिटली पास्ड है और यहाँ पे एक वेरिएबल में होल्ड हो जाता है जिसका नाम होता है दिस, ठीक है।
और तभी तो आप यहाँ यूज कर पा रहे हो दिस, नहीं तो कैसे यूज कर पाते। तो ऐसा कहा जाता है कि हर नॉन स्टैटिक मेथड के साथ और हर कंस्ट्रक्टर के साथ दिस एसोसिएटेड होता है, आप यूज करो ना करो। और हर नॉन स्टैटिक मेथड को जैसे आप कॉल करते हो, जैसे मैंने यहाँ शो को कॉल किया तो इस शो में ऑलरेडी एक आर्गूमेंट जाता है जो आपको दिखता नहीं है, एक आर्गूमेंट ऑलरेडी है इसके अंदर, वो आर्गूमेंट है आपका रेफरेंस। हर कंस्ट्रक्टर में एक एडिशनल आर्गूमेंट होता है, वो होता है रेफरेंस। आपका रेफरेंस हर मेथड और हर कंस्ट्रक्टर में जाता है और ये डिपेंड करता है, समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट दूसरा बना दिया, मान लो एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो नई रेफरेंस आईडी बन जाएगी, प्रिंट कर लो, नया रेफरेंस आईडी आ जाएगा। फिर से इसको कॉल करोगे D1, ठीक है। तो आपको आप देखना क्या होगा, अभी आप इसे कॉपी कर लीजिए, Ctrl+Z कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए D और D1 को, ठीक है। और इसको चलाइए, आपको टोटल 4 बार आईडी प्रिंट होके दिखाएगा। शुरू के 2 बार सेम है, लास्ट के 2 बार सेम है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब दिस एक ही वेरिएबल है। जैसे ये मेथड है ना, इस मेथड में दिस वेरिएबल पड़ा हुआ है, मान लो ऐसे, ठीक है। अब इस मेथड को आपने पहले इस ऑब्जेक्ट पे चलाया तो इसकी रेफरेंस आईडी इसमें पहुंच गई, फिर जब इस पे चलाया तो इसकी रेफरेंस आईडी इसमें पहुंच गई, समझे? तो दिस एक ही वेरिएबल है और उसमें रेफरेंस आईडी बदलती रहती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट पे मेथड को कॉल कर रहे हो। जैसे इस ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल कर रहे हो D1 पे, तो इस टाइम पे शो के अंदर जो दिस यूज हो रहा होगा वो D1 का होगा। जब इस टाइम पे आप कॉल कर रहे होगे तो जो दिस होगा वो कौन सा होगा? शो का होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? यस सर, लेकिन ये सर कंस्ट्रक्टर में कैसे पास होता है? कंस्ट्रक्टर में तो हम लोग नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते हो? आप कंस्ट्रक्टर में भी दिस को प्रिंट करके देख लो, कंस्ट्रक्टर में भी होता है दिस। Demo2 कंस्ट्रक्टर में भी देख लो यार। यहाँ पे भी दिस प्रिंट कर लो। ये देखिए आप, कंस्ट्रक्टर में भी दिस प्रिंट करके देख लो। पहले एक ऑब्जेक्ट पे देख लो, फिर दूसरा देखना। ये दूसरा वाले को यहाँ नीचे कर देते हैं और कमेंट कर देते हैं। पहले एक ऑब्जेक्ट पे सारा चला के देख लीजिए आप। टोटल 3 बार आईडी आएगी, एक बार कंस्ट्रक्टर में, एक बार मेथड में और एक बार ऐसे ही नॉर्मली। सर ये इम्प्लिसिट होता है क्या? मतलब इसको हम लोग ऐसे हम लोग नहीं पास कर सकते कंस्ट्रक्टर में। हाँ, हम नहीं कर सकते। अगर आप कंस्ट्रक्टर में डी को पास करोगे तो लेगा ही नहीं, कहेगा कि ये रेफरेंस तो अभी है ही नहीं। कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो जाता है ना। जी सर। अभी हम डी को खुद पास करेंगे तो नहीं लेगा वो। मेथड में हम पास कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हर कंस्ट्रक्टर में और हर नॉन स्टैटिक मेथड में दिस वेरिएबल होता ही होता है, ऐसा ये कहा जाता है। और दिस का मतलब रेफरेंस वेरिएबल होता है। हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी हर कंस्ट्रक्टर नॉन स्टैटिक मेथड में पहुंचा दी जाती है दिस के फॉर्म में। ये चीज है।
जी सर। बताइए आप लोग, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। बड़ी अच्छी बात है, बहुत तेज समझ रहे हो आप लोग। तो दिस के बारे में क्या क्या पॉइंट है, कौन बताएगा? व्हाट इज दिस? बोलो भाई। सर दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है। दिस एक कीवर्ड है, कीवर्ड के साथ साथ एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को होल्ड करके रखती है। और जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चलता है और मेथड चलता है। तो हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में दिस इम्प्लिसिटली अवेलेबल होता है। आप भेजो या ना भेजो, अपने आप वो पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। और दिस जो इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है, इसका फ़ायदा यह है कि ये किसी क्लास की नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है। यार दिस मतलब वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। यार रेफरेंस वेरिएबल पे जो मर्जी वो करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉन स्टैटिक मेथड को ही कॉल करो, आगे और भी बहुत सारे यूजेस कर सकते हो आप। तो अगर मैं लिखता हूँ डी डॉट शो, तो इस टाइम पे शो मेथड के अंदर जो दिस होगा वो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा? हाँ देव, अगर मैं डी डॉट शो लिख रहा हूँ तो इस टाइम पे जो दिस होगा इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा? रवि? निशांत? हाँ सर, डी ऑब्जेक्ट को ही। वेरी गुड, डी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि डी पे कॉल हो रहा है ना। सही बात है। अगर मैं लिखता हूँ डी वन डॉट शो, तो उस टाइम पे ये किसको पॉइंट करेगा राहुल? D1 को सर। डी वन को करेगा, डी वन पे कॉल हो रहा है। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके लिए ये कॉल होता है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे इसके लिए कॉल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इतना आप लोग प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि पता है दिस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना।